महोदय, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 12 से 14 वर्ष की आयु में अबोध बच्चों का विवाह संपन्न होना एक सामान्य सी घटना है। आखा तीज के दिन राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के सामूहिक विवाह की परंपरा किसी से छिपी नहीं है। अल्पायु में विवाह के कारण अपरिपक्व अवस्था में ही गर्भ धारण व प्रजनन कार्य आरंभ हो जाता है। इसी कारण भारतीय महिलाओं में औसतन कुल प्रजनन दर 3.4 है, जबकि जापान, इटली, स्पेन, हंगरी व कनाडा में यह दर 1.2 व 1.8 के मध्य तथा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका तथा इजराइल में 2.0 व 2.8 के मध्य पाई जाती है। महिलाओं में प्रजनन दर कम करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के जरिए अनेक सरकारी प्रयास किए गए हैं, परंतु परंपरावादी विचारधारा, साक्षरता और सरकारी मशीनरी की सक्रियता में कमी जैसी समस्याओं के कारण भारतीय समाज में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों, कंडोम, गोली, नसबंदी आदि का प्रचलन कम हो पाया है। जब गर्भ निरोधक उपायों का प्रचलन ही कम हो तो भला जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ में गिरावट की आशा कैसे की जा सकती है। 1990-2000 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 36% भारतीय महिलाओं में गर्भ निरोधक आधुनिक उपाय प्रचलित है, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, हंगरी, जापान, चीन, श्रीलंका तथा ईरान की महिलाओं में अधिक है। एक अनुमान के अनुसार विवाहित भारतीय महिलाओं के प्रजनन काल का 80% समय बच्चों को जन्म देने व उनको स्तनपान कराने में ही व्यतीत हो जाता है। यह गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों के कम प्रचलित होने का ही दुष्परिणाम है। अल्पायु में विवाह तथा गर्भधारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं तथा प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी जान भी जोखिम में रहती है। 2000-2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रसव के समय भारत की 33% महिलाओं को ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिल पाती है, जबकि अमेरिका, कनाडा, हंगरी, स्पेन, इजराइल, जापान, चीन तथा श्रीलंका की 94 से 100% महिलाओं को प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिलती है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महिलाएं भी भारतीय महिलाओं की तुलना में बेहतर है। ग्रामीण भारत में अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा परंपरागत विधि द्वारा प्रसव कराए जाते हैं। इस प्रक्रिया में अनेक बार जच्चा को मृत्यु का शिकार भी होना पड़ता है। 1990-2000 के आंकड़ों के अनुसार प्रति लाख प्रसव के समय 460 भारतीय महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाती है, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में यह संख्या काफ़ी कम है। यद्यपि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त प्रसार हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आया है तथा व्यक्ति के जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ी है, परंतु वर्तमान मृत्यु दर पर भारतीय
बालिकाओं के जीवन जीने की प्रत्याशा 57 वर्ष की है। महोदय, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि स्थिरता का अर्थ गलती से जड़ता नहीं समझ लिया जाना चाहिए। सुधारों के मूल में यह बात समझनी होती है कि परिवर्तन आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम जिन आर्थिक नीतियों पर चले उनसे हम विकास के एक ऐसे सोपान पर पहुंच गए कि जिससे 2001 तक हमारा काम अच्छी तरह चलता रहा। इससे पहले भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई थी और 80 के दशक के अंत में परिवर्तन शुरू भी किए गए थे। 1990-91 के संकट से तो इस प्रक्रिया में तेजी आ गई। अपनी पिछली नीति से हमें जो सफलताएं मिली थी, ये सुधार उसी पर आधारित थे। यदि हम 1991 में नियमनों को दूर कर सके और उदारीकरण को जारी कर सके तो इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री के बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों ने प्रगति करके एक आंतरिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। उनका घोषणा पत्र, पार्टी का 1991 का घोषणा पत्र इस बात का स्पष्ट और बिल्कुल सही द्योतक है कि क्या आने वाला है। कृषि में अपनी प्रगति के फलस्वरूप हम आत्मनिर्भर हो गए थे। हमारे उद्योग इतने मजबूत बन गए थे कि बाहर के विदेशी संपर्क को वे झेल सके। प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी और सहयोग के क्षेत्र में भी हमारी नीति में एक निरंतरता बनी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने सुधारों के लिए आधार मिला है। जो नई आवश्यकताएं आ रही थी और जो वास्तविकताएं सामने दिख पड़ रही थी, ये सुधार उन्हें देखते हुए किए गए थे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भविष्य में भी हमारे सुधारों का सिलसिला इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे सामने कैसी घरेलू ज़रूरतें आ रही है। जैसे जैसे हम इन सुधारों पर चलते जाएंगे तो जहाँ कहीं उनकी कमियां नज़र आएगी, उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाएगी। मैं सुधारों को बेहतर बनाने के लिए दिए गए सभी सुझावों का स्वागत करूंगा, चाहे वे आप सबसे मिले, चाहे मेरे साथी राजनीतिक नेताओं से, चाहे व्यवसाय विशेषज्ञों से मिले, चाहे जनता से। और यह सब हमारी सुधारों की नीति के अनुरूप होगा और वास्तव में तो यह उस नीति को मजबूत बनाएगा। तब कभी उस नीति को परिशुद्ध करने पर जोर देकर और कभी उसमें मानव हित पर ध्यान देकर। और ये दोनों पहले दिन से ही हमारी नीति का एक भाग थे। इस संबंध में मैं हाल में उस वाद विवाद की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि नई नीतियों से जनता के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को कोई लाभ नहीं हुआ। कॉलेज के दिनों में मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है।
इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता सचमुच वास्तविक है।